फिर एक कहानी के साथ। कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली, बड़ी परेशान कर देने वाली कहानी सोशल मीडिया से जुड़ी है। आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो को देख रहे हैं, जिस वीडियो में एक हिजाब पहने लड़की अपना दर्द बांटती दिख रही है। आत्महत्या के जस्ट पहले का वो वीडियो है जो उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले बनाया। अहमदाबाद में बना रिवर फ्रंट का वो वीडियो सबको हैरान कर देने वाला है। जब जब आप स्क्रीन वॉल करते हैं, अपनी वॉल को स्किप करते हैं, जब जब वो आपको कहीं फेसबुक पे अगर आप हैं या इंस्टाग्राम पर हैं या ट्विटर पे आप हैं, तो आपको वीडियो हमेशा दिख जाएगा, क्योंकि लगातार 3 दिनों से वो मामला लगातार घूमता जा रहा है। मामला बहुत हैरान कर देने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मामला है अहमदाबाद की आयशा का। जो लड़की हिजाब पहने आपको दिख रही है, उसका नाम है आयशा। उसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा सा उस लड़की को समझने की जरूरत है। उस लड़की की उम्र महज 21 साल की है। आखिर क्या वजह हुई कि उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, या कहीं ऐसी क्या वजह आई जो उसने आत्महत्या का फैसला इख्तियार किया। इससे पहले आप ये समझिए कि हर साल हम इन तरह के मामलों को देखते हैं। हम लगातार दहेज से जुड़े मामलों को देखते हैं। घूम फिर के आयशा पे आते हैं, तो आयशा की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। साल 2018 का वक्त था जब आयशा की शादी हुई थी। आयशा के शोहर का नाम था आरिफ। आरिफ राजस्थान में रहता था और जालोर एक जगह है, वहां वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। जालोर में ही आयशा की ननिहाल था, यानी उसकी नानी का घर। तो हमेशा वैकेशन पर आयशा अपने नानी के यहाँ जाया करती थी। आरिफ उनका दूर का रिश्तेदार होता था, तो लगातार उसकी मुलाकात आरिफ से हुआ करती थी। दोनों की आपस में बातें होती थी। धीरे धीरे बचपन साथ में बीता, जवानी आई और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। ये एक परवान पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। तो जब उसका पता घर वालों को लगा, तो दोनों ने ही क्योंकि जाहिर सी बात है आरिफ दूर का रिश्तेदार था, तो इतना ज्यादा कोई मनमुटाव वाली बात नहीं थी। आरिफ का परिवार भी अच्छा था और जाहिर सी बात है जो आयशा के वालिद साहब थे वो आरिफ को पसंद करते थे। तो दोनों का निकाह फाइनल हुआ। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ इस निकाह को कराया और बड़ी ही जिस तरह से जितनी हैसियत के हिसाब से इस निकाह को किया गया। पर धीरे धीरे इस निकाह के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक समय पर यह मोहब्बत बहुत परवान चढ़ती थी, मगर समय बीतते बीतते ये मोहब्बत मानो एक दूसरे की दुश्मन बन गई। 2018 के बाद पहला जो वाकया सामने आया वो 2019 का था। शादी के कुछ वक्त पहले ही, मतलब कुछ वक्त बीता, तो ससुराल वालों की तरफ से पैसे की डिमांड की गई आयशा से। तो आपने देखा है जब जब दहेज के वाकया सामने आते हैं, तो उस वक्त हमारी मानसिकता इतनी नीचे जा चुकी है कि लड़की को घर छोड़ने, जब लड़की अकेली घर आती है, तो जाहिर सी बात है लड़की के माँ बाप समझ जाते हैं कि कोई परेशानी है। तो इसी तरह उस दिन भी हुआ जब आरिफ अपने घर से चलकर अहमदाबाद आयशा को आयशा के घर छोड़ गया। लगातार दोनों की बातचीत हुई, दोनों परिवारों की बात आपस में हुई। तो कहा गया कि कुछ पैसे की जरूरत है, जबकि आर्थिक रूप से आरिफ का परिवार था वो सक्षम था और वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे करके ये दूरियां बढ़ती गई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो 2019 में माफ कीजिएगा, 26 जनवरी का वो वक्त था जब आयशा घर आई। मानिए जिस दिन संविधान लागू हुआ और जिस दिन हम राजपथ पर इतनी शानदार परेड को देख रहे थे, वहां उस दिन एक लड़की की जिंदगी बड़ी ही जद्दोजहद में थी और एक मुश्किल का सामना कर रही थी। तो आरिफ उसे घर छोड़ जाता है और लगातार उसके घर वालों से फिर बात होती है, तो पैसों की डिमांड होती है और वो कहते हैं कि कुछ पैसे का इंतजाम करिए और जब जाकर वो लड़की को वापस लेके जाएंगे। आयशा के
वालिद साहब पेशे से दर्जी थे, इतना मोटा उनका कारोबार कुछ नहीं था, तो उन्होंने वो कोशिश चालू करी और जैसे तैसे करके वो पैसा जुटाया। 2019 से दूरियां बढ़ने लगी थी। 2019 में उन्होंने जब आरिफ के कहने पर 1.5 लाख रुपए कर्ज वगैरह लेकर कहीं से व्यवस्था कर आरिफ के परिवार वालों को दिया। अब इससे अंदाजा लगाइए, उसके बाद वो लालची परिवार और ज्यादा लालची हो गया। उन्हें लगने लगा कि वो चीजें आसानी से हो सकती हैं। तो 2019 का ये वाकया है। फिर 2020 में फिर से 26 जनवरी को ये वाक्य को दोहराया गया और उसके बाद फिर आयशा को उसके घर पर छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर बातें होती हैं दोनों परिवारों के बीच। फिर कुछ पैसों की व्यवस्था करके आयशा के वालिद साहब आरिफ के घर वालों को देते हैं और वो आयशा को वापस ले जाते हैं। अब 2 बार ये वाकया हो चुका था। उसके बाद परेशानी बढ़ने लगी थी, मगर जब तीसरी बार ये वाकया हुआ तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा मनमुटाव आ चुका था। तीसरी बार जब वाकया हुआ तो चंद ही दिन बाद 26 जनवरी को वो आई थी, कुछ पैसे देकर उसे वापस लौटाया गया। उससे चंद महीनों बाद फिर ये वाकया सामने आया। उसके परिवार वालों की तरफ से दोबारा से पैसे की डिमांड की गई। अब ये बड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, तो लिहाजा इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत थी। आयशा के वालिद साहब ने वही किया। आयशा के वालिद साहब ने पुलिस में एक कंप्लेंट की जिसमें दहेज की बातों को रखा गया और सारी चीजों को क्लैरिफाई किया गया। इसके बाद जाहिर सी बात है रिश्ते खराब होने थे दोनों के। तो आरिफ के परिवार ने और आरिफ ने आयशा को घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। लगातार बातें रिश्तेदार क्योंकि दोनों के एक थे तो बातें लगातार हो रही थी। रिश्तेदार दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आरिफ का परिवार जस का तस था। तो पुलिस में एक कंप्लेंट की गई। पुलिस ने जो जाती कार्रवाई थी वो की और अपना सारी चीजें कार्रवाई करती रही, मगर उसके बाद आयशा अपने शोहर को फोन कर जब उसका मन करता गिड़गिड़ाती, वो फोन नहीं उठाता था, मगर जब भी मौका मिलता था वो फोन करती थी और कहती थी कि मैं अपनी जिंदगी उसी तरह शुरू करना चाहती हूँ जिस पर तुमने खत्म की थी। क्योंकि जब ये तीसरी बार वाकया हुआ तो आयशा को एहसास हो चुका था कि वो अपने ससुराल अब वापस शायद ही कभी जा पाए, मगर घर वालों की, आयशा के वालिद साहब की लगातार कोशिश थी। वो भी लगातार आरिफ के घर जाकर मिन्नतें करते, उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करते, मगर हालात जस के तस थे। हालात समझने में नहीं आ रहे थे और मामला दिन ब दिन क्रिटिकल होता जा रहा था। अब आयशा को एहसास हो चुका था कि इसने कम वक्त में ये चीजें नहीं होंगी। अगर हालात सुधरने भी हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और हर बार वो अपने माँ बापों को यूं लाचार देखती, अपने लिए पैसे की व्यवस्था करते देखती, तो आयशा अंदर से थक चुकी थी। तो आयशा ने जाहिर सी बात है ठाना, क्योंकि आयशा एमए की पढ़ाई भी कर रही थी, तो आयशा ने अपने है ही अहमदाबाद में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और एक प्राइवेट सेक्टर में उसका सिलेक्शन हुआ और वहां वो नौकरी करके अपना गुजारा भत्ता चलाने लगी। जाहिर सी बात है वो भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। दोनों की लव मैरिज थी, लव टू अरेंज जिसे हम कह सकते हैं। तो उसके बाद उसने वो समय की कभी उम्मीद नहीं की थी जिस समय को वो देख रही थी। 25 फरवरी का वो दिन आता है 2021 का, जब आयशा एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी शायद उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। साथ ही आयशा के परिवार वालों ने भी इसकी उम्मीद कभी नहीं की होगी। नौकरी से आते वक्त जब वो ऑफिस से निकली, न जाने ऑफिस में उसकी क्या बात हुई, उसने क्या सोचा। जाहिर सी बात है दिमाग में बहुत सारे सवाल पनप रहे थे। आयशा ऑफिस से निकलती है और जाकर रिवर फ्रंट पर थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। रिवर फ्रंट आपको बता दें वो जगह है जहां लोग सुकून के लिए जाया करते हैं। देखने में बेहद ही खूबसूरत और नदी का वो बहाव जिसे देखकर आपको एक सुकून मिले और आप आनंद लें। मगर वो सुकून आयशा को कुछ और ही एहसास दिला रहा था। आयशा ने वहां जाकर आरिफ को फोन किया तो कुदरती आरिफ ने उस दिन फोन उठा लिया। तो आयशा ने आरिफ से फिर वही शब्द दोहराए, फिर उससे मिन्नतें की, फिर उससे
गिड़गिड़ाई उसके सामने और उससे भीख मांगी कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा उस तरह शुरू करना चाहती है। अब वो नौकरी भी कर रही है और जाहिर सी बात है वो खुद भी कमाएगी। आयशा ने कन्विंस करने की लिहाजा बहुत सारी कोशिशें की होंगी आरिफ को, पर आरिफ जब से 10 का 10 था। आरिफ ना जाने अपने घर वालों के बहकावे में था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्र आरिफ की भी नहीं थी। आरिफ सुपरवाइजर के पद पर था एक कंपनी में और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उन्होंने कम टाइम में तरक्की भी बहुत की। आरिफ के परिवार ने कई दुकानें ली, उन्हें किराए पर दिया, तो आर्थिक स्थिति उस तरह से कमज़ोर नहीं थी कि इस तरह से प्रेशराइज किया जाए। पर आरिफ ने नहीं मानी आयशा की एक भी बात। उसके बाद आयशा परेशान होके उसे सच कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती और मैं जान दे दूंगी अपनी। आरिफ ने इस समय पोलाइटली बिहेव करना था, पर उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हें जो करना है करो और आप मर जाओ। पर इसके साथ एक डिमांड और की। आरिफ ने आयशा से कहा कि एक काम करना, मरते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और वो मुझे भेज देना ताकि मुझ पर इल्जाम ना लगे। इसके बाद आयशा के दिल में एक बात घर कर गई। आयशा ने अपना फोन निकाला और रिवर फ्रंट के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को आपने देखा है, वो वीडियो बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। आयशा जितना मुस्कुरा रही है उसका दर्द उतना ही झलक रहा है। उसकी आंखें बता रही है कि वो कितनी परेशान है, वो कितनी परेशानियों से जूझ रही है। आयशा वीडियो बनाती है। वीडियो के शब्द, कई शब्दों पर गौर किया जाए तो उसने कहा कि मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही हूँ, बहुत सारे लोग खुश होंगे इसके बाद। और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि निकाह के बाद भी इंसान खुश रहे या उसे इतना प्यार मिले। बहुत सारी करीब 2 मिनट का ये वीडियो जिसने सुना उसकी आंखें नम हो गई। वो आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर बैठकर इस वीडियो को देखता रहा। इसके बाद वीडियो बनाने के बाद उसने एक बात बड़ी ही हैरान कर देने वाली इस वीडियो में कही। इस वीडियो में आयशा ने कहा कि या खुदा, मुझे दोबारा इस इंसानी दुनिया वाले माहौल में मत भेजना। लोग कहते हैं कि इंसान सबसे बड़ा खूबसूरत चीज है इंसान, भगवान की बनाई हुई। पर इसके बाद आयशा के शब्द किसी को भी झंझोर कर रख सकते हैं। खैर, से आगे चलते हैं। आयशा ने वो वीडियो बनाया और आरिफ को भेजा। इसके बाद आयशा ने अपने घर पर कॉल किया। आयशा ने अपने वालिद साहब को फोन कर बोला कि मैं इस दुनिया से अलविदा ले रही हूँ और अब नहीं हो पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर सकती। वो वीडियो कॉल, माफ़ कीजिएगा, वो ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड हुआ जिसमें उसके वालिद साहब उसे कसम दिला रहे हैं। उसकी अम्मी ने भी उससे बात करी। आयशा को लगातार कहा गया, तुम्हें कुरान पाक की कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। इसके साथ ही उसके वालिद साहब ने आयशा से कहा कि मैं आज ही उसके ससुराल जाऊंगा, कल सुबह ही उसके ससुराल जाऊंगा, मैं केस वापस ले लूंगा, मेरे पर एक बार और भरोसा करो, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। पर आयशा लगातार रो के उनके सामने एक ही जिद लगाए बैठी थी कि मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना है। वो वीडियो में भी कह रही थी कि या नदी, तू मुझे अपने आप में संभाले। उसके बाद वो अपने वालिद साहब से कहती है, अगर मैं मर गई तो मेरे को दफन कर देना, अगर मैं बच जाऊं तो मुझे आकर ले जाना। उसे एहसास था कि इस नदी के सैलाब में वो कहीं से कहीं तक नहीं बच पाएगी। जितना भी उसकी वालिद साहब से, उसकी अम्मी से बात हुई, उसकी अम्मी ने भी उससे बात करी। उसके वालिद साहब ने एक ऐसी बात बोली जिसे लेकर वो सोचने पर मजबूर हो गई। वालिद साहब ने जब कहा कि अगर तुम कुछ ऐसा करती हो तो मैं खुद आत्महत्या करके पूरे घर वालों को मार दूंगा। इसके बाद आयशा ने रोना बंद किया और बड़ी ही हिम्मत के साथ ओके बोलकर कहा कि मैं घर आ रही हूँ। वालिद साहब की तरफ से कहा गया कि मैं किसी को भेजता हूँ या आप कोई प्राइवेट टैक्सी या ऑटो करके घर आओ, किराया मैं आकर देता हूँ। पर उसने कहा कि मैं खुद आ रही हूँ घर, आप परेशान मत हो। इसके बाद फैमिली को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो बच्ची को समझा दिया, मगर नहीं,
आयशा के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। आयशा ने जो सोचा, जो कहा, अंत में वही किया। आयशा ने अपना फोन और पर्स साइड में रखा और उस रिवर फ्रंट से छलांग लगा दी। वो रिवर फ्रंट का जो इलाका है वो बहुत ही क्राउड वाला इलाका है। वहाँ लोग बहुत काफ़ी तादाद में रहते हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन हर वक्त मौजूद रहता है। तो जब आयशा ने छलांग मारी तो उसे कई लोगों ने देखा। इसके बाद पूरा प्रशासन और टीम वहाँ जुट गई। उस वक्त वहाँ गोताखोर भी मौजूद थे जिन्होंने नदी में छलांग लगाई आयशा के बाद। मगर इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारा वक्त जा चुका था। जब आयशा नदी से बाहर आई तो आयशा जिंदा नहीं थी। आयशा के साथ उसकी सारी खुशियां, सारे गम जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। तो आयशा की मौत हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। तो घर वालों ने समझा कि एक बार जाकर देखा जाए। तो घर वाले भी रिवर फ्रंट पर पहुंचे तो उन्हें आयशा की लाश मिली। इसके बाद पूरी कहानी शुरू हुई। इसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ। जब वीडियो सामने आया, उसके बाद ऑडियो सामने आया, तो आरिफ की पड़ताल शुरू हुई। आरिफ को ढूंढने की बात शुरू हो गई। तो पुलिस जाकर आरिफ के घर पहुंचती है जारोर, जहां, क्योंकि जाहिर सी बात है आरिफ को उसने वीडियो भेज चुका था और उसके बाद रिश्तेदार कॉमन थे, तो शाम तक आरिफ को उसके मरने की खबर भी मिल गई थी। जब रात में पुलिस उसके घर पर दबिश देती है तो आरिफ ताला लगाकर अपने परिवार के साथ कहीं भाग जाता है। पुलिस को नहीं मिलता। इसके बाद लगातार उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। तो अंत में सोमवार की रात को आरिफ को पाली, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर जो मुकदमे लगने चाहिए आत्महत्या के लिए उकसाने के, या जो पुलिस को कानून के हिसाब से लगाने थे, वो पुलिस ने लगाए और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। अब इन सब के बीच में हैरान कर देने वाली चीजें ये हैं कि हम लोग किस हद तक जा रहे हैं। अगर कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो पहले माँ बाप अपनी लड़की की खुशी के लिए नहीं बल्कि खुशी से दहेज दिया करते थे, पर आज हालात ये हैं कि माँ बाप लड़की की खुशी के लिए दहेज दे रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी की बात करें तो जहाँ एजुकेशन और समाज इतना आगे बढ़ चुका है, वहीं आपको सरकारी आंकड़े पे नजर डालें तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, एनसीबी या एनसीआरपी के आंकड़ों की बात करें, तो हर साल 7000 आयशा यूं ही शिकार होती हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। साल 2017 की बात करें तो 7466 दहेज से जुड़े मामले हमारे सामने आए। साल 2018 की बात करें तो 7166 मामले थे। वहीं साल 2019 में ये मामला जो आंकड़ा पहुंचा वो 7115 पर पहुंचा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस हद तक गिर चुके हैं, क्योंकि दहेज एक ऐसा मसला है कि जिसे हम चाहकर भी खुद खत्म, पुलिस प्रशासन की बात करें तो खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कानून या कह लीजिए बहुत सारे जुल्म ऐसे हैं जिन्हें इंसान को खुद खत्म करने की जरूरत है। क्यों ना हम आपस में एक प्रण ले सकते हैं कि आज के बाद हम किसी अपनी लड़की की शादी में दहेज नहीं देंगे। क्यों लड़के वाले प्रण नहीं ले सकते कि हम अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं लेंगे। तो ये पूरा वाक्य है जिसे हमें खुद ही सुलझाना होगा। मगर इसके बाद एक आयशा, जो जैसा कि बताया हर साल 7000 आयशा कह लीजिए इसी तरह अपने जीवन को खत्म करती हैं, पर एक आयशा ने हंसते हंसते हमें जीवन की वो सीख दे दी है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसा देखना होगा कि ये मामले कब तक रुकते हैं, आखिर कितनी आयशा और अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन अभी वीएम देसाई के हाथों में है। अब देखना है कि इस आरिफ को, उसकी लालची फैमिली को सजा पुलिस कब तक दे पाती है। आप इसी तरह और कहानियों से जुड़ सकते हैं हमारे साथ फेडरल भारत के पेज पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस
क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ।